प्यारे बच्चों, हम लोग चोल राजवंश के बारे में बात करेंगे। इनका राजधानी तंजौर था, आप लोगों को पता ही है। कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदियों से लेकर कुमारी अंतरीप तक का जो विस्तृत भूभाग है प्राचीन काल में तमिल प्रदेश का निर्माण करता है। इस प्रदेश में 3 प्रमुख राज्य थे, चोल, चेर और पांड्य। अति प्राचीन काल में इन तीनों राज्यों का अस्तित्व रहा है। अशोक के 13वें शिलालेख में इन तीनों राज्यों का स्वतंत्र रूप से उल्लेख किया गया है, जो उसके साम्राज्य के सुदूर दक्षिण में स्थित थे। कालांतर में चोलों ने अपने लिए एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया। उनके उत्कर्ष का केंद्र तंजौर था और यही चोल साम्राज्य की राजधानी थी। चोल इतिहास के अगर साधन के बारे में बात करें, जो इतिहास जानने के साधन होते हैं, तो उसमें सबसे पहले साहित्य की बात आती है। चोल राजवंश का इतिहास जानने के लिए हमें अनेक साहित्यिक ग्रंथों का उपयोग करना होता है। इनमें सर्वप्रथम संगम साहित्य है, जो 100 ईस्वी से लेकर 250 ईस्वी तक का उल्लेख किया जा सकता है। इसके अध्ययन से हम प्रारंभिक चोल शासक करिकाल की उपलब्धियों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। पांड्य तथा चेर राजाओं के साथ उसके संबंधों का भी ज्ञान होता है। जयनडार के कलिंग तुप्पराणी से कुलोत्तुंग प्रथम की वंश परंपरा तथा उसके समय में कलिंग पर किए जाने वाले आक्रमण का परिचय मिलता है। ओट्टकुट्टम के विक्रम चोल, कुलोत्तुंग द्वितीय तथा राजराज द्वितीय के संबंध में रची गई उलाएं या श्रृंगार प्रधान जीवन चरित्र उनके विषय में कुछ ऐतिहासिक बातें बताती है। सेक्किलार द्वारा रचित पेरिय पुराणम, जो कुलोत्तुंग द्वितीय के काल में लिखा गया था, उनके अध्ययन की तत्कालीन धार्मिक दशा का ज्ञान प्राप्त होता है। बुद्ध मित्र के व्याकरण ग्रंथ वीर सोलियम से वीर राजेंद्र के समय की कुछ ऐतिहासिक घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। बौद्ध ग्रंथ महावंश से परांतक की पांड्य विजय तथा राजेंद्र प्रथम की लंका विजय का विवरण भी प्राप्त होता है। अगर हम लोग अभिलेखों की बात करें तो चोल इतिहास के सर्वाधिक प्रामाणिक साधन अभिलेख हैं, जो बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं। इनमें संस्कृत, तमिल, तेलुगु तथा कन्नड़ भाषाओं का प्रयोग मिलता है। विजयालय 859 से 871 ईस्वी के बाद का चोल इतिहास मुख्यतः अभिलेखों से ही जाना जाता है। राजराज प्रथम के अभिलेखों द्वारा अपने पूर्वजों के इतिहास को संकलित करने तथा अपने काल की घटनाओं और विजयों को लेखों में जोड़ने की प्रथा प्रारंभ किया गया। इसका अनुकरण बाद में राजाओं ने किया और उसके समय के लेखों में लेडन दानपत्र तथा तंजौर मंदिर में उत्कीर्ण लेख उल्लेखनीय हैं। तंजौर के लेख उस मंदिर की व्यवस्था पर प्रकाश डालते हैं। राजेंद्र प्रथम के समय के प्रमुख लेख तिरुवालंगाड़ तथा करंडई दानपत्र है, जो उसके उपलब्धियों का विवरण देते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण लेख राजराज तृतीय के समय का तुर्वेंदीपुरम अभिलेख है। यह चोल वंश के उत्कर्ष का तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत करता है। इसमें होयसल राजाओं के प्रति कृतज्ञता की ज्ञापित की गई है, जिनकी सहायता से चोल वंश का पुनरुद्धार संभव हो सका था। राजाधिराज प्रथम के समय में मणि मंगलम अभिलेख से उसकी लंका विजय तथा चालुक्यों के साथ संघर्ष की सूचना मिलती है और यह वीर राजेंद्र के उपलब्धियों पर भी प्रकाश डालता है। अगर सिक्कों की बात करें तो लेखों के अतिरिक्त धवलेश्वरम से चोलों के स्वर्ण सिक्कों का एक ढेर मिला है। इनमें उसकी समृद्धि का ज्ञान होता है। राजाधिराज प्रथम के कुछ सिक्के लंका से प्राप्त हुए हैं, जिनमें वहाँ उसके अधिकार की पुष्टि होती है। दक्षिणी कनारा से उसके कुछ रजत सिक्के मिले हैं। सामान्यतः चोल सिक्कों से संपूर्ण दक्षिण भारत के ऊपर उनका आधिपत्य प्रकट होता है। अगर विदेशी स्रोत की बात करें तो चीनी स्रोतों से चोल तथा चीनी राजाओं के राजनयिक संबंध की सूचना मिलती है। चीन की एक अनुसूत के अनुसार राजराज प्रथम तथा कुलोत्तुंग प्रथम के काल में एक दूत मंडल चीन की यात्रा पर गया था। चीनी यात्री चाउ जू कुआ 1225 ईस्वी के विवरण से चोल देश तथा वहाँ की शासन व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें ज्ञात हो जाती है।
पेरिप्लस तथा टालमी के ग्रंथ से भी चोल देश का उल्लेख मिलता है। राजनैतिक इतिहास अगर चोलों के बारे में हम लोग बात करें बच्चों, तो चोल राजवंश का प्रारंभिक इतिहास बिल्कुल अंधकारपूर्ण है। संगम युग, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, लगभग 100 से 250 ईस्वी पूर्व के बीच में चोल वंशी नरेश दक्षिण में शक्तिशाली थे। इस काल के राजाओं में करिकाल लगभग 190 ईस्वी का नाम सबसे ज़्यादा उल्लेखनीय है। संगम साहित्य में उसकी उपलब्धियों का विवरण मिलता है। वह एक वीर योद्धा था जिसमें समकालीन चेर एवं पांड्य राजाओं को दबाकर रखा गया। उसके बाद चोलों की राजनीतिक शक्ति क्षीण हो गई। संभवतः तमिल देश पर पहले कलभों तथा फिर पल्लवों के आक्रमण के कारण ऐसा हुआ होगा। नवीं सदी के मध्य में 850 ईस्वी के लगभग चोल सत्ता का पुनः उत्थान होता है। इस समय हम विजयालय नामक एक शक्तिशाली चोल राजा को पल्लवों के सामंत के रूप में उरैयूर या त्रिचनापल्ली के समीप क्षेत्र पर शासन करता हुआ पाते हैं। उरैयूर ही चोलों का प्राचीन निवास स्थान था और इस समय पल्लवों तथा पांड्यों में निरंतर संघर्ष चल रहे थे। पांड्यों के निर्बल स्थिति का लाभ उठाकर विजयालय ने तंजौर पर अधिकार कर लिया और वहां उसने दुर्गा देवी का एक मंदिर बनवाया। विजयालय ने लगभग 871 ईस्वी तक शासन किया था। आदित्य प्रथम 871 से 907 ईस्वी इनका समय काल माना जाता है। यह विजयालय के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। प्रारंभ में वह पल्लव नरेश अपराजित का सामंत था। उसने श्री पुरम्बियर के युद्ध में अपने स्वामी को पांड्यों के विरुद्ध सहायता प्रदान की थी। इस युद्ध में पांड्यों की शक्ति नष्ट हो गई, परंतु अपराजित अपने विजयों का उपयोग नहीं कर सका। आदित्य प्रथम ने उसकी हत्या कर दी तथा तोंड मंडलम को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। उसके बाद उसने पांड्यों से कोंगू प्रदेश को छीन लिया तथा पश्चिमी गंगों को अपनी अधीनता में रहने के लिए बाध्य किया। उसने अपने पुत्र परांतक का विवाह चेर वंश की राजकुमारी के साथ किया। आदित्य ने कावेरी नदी के दोनों किनारों पर शैव मंदिर बनवाए थे। परांतक प्रथम 907 से 955 ईस्वी, यह आदित्य प्रथम का पुत्र था और उसकी मृत्यु के बाद शासक बना। उसने अपने पिता की साम्राज्यवादी नीति को जारी रखा। उसने मदुरा के पांड्य शासक राज सिंह द्वितीय पर आक्रमण किया। पांड्य नरेश ने सिंघल के राजा की सहायता प्राप्त की, परंतु परांतक के दोनों की सम्मिलित सेनाओं को बेल्लूर के युद्ध में हरा दिया। मदुरा पर परांतक का अधिकार हो गया था। उसने मदुरई कुंड की उपाधि ग्रहण की। उसने पल्लवों की बची खुची शक्ति को समाप्त किया और वैदुम्बों तथा बाणों को जीता। इस प्रकार 930 ईस्वी तक परांतक ने पश्चिमी घाट के चेर राज्य को छोड़कर उत्तरी पिन्नार से कुमारी अंतरीप तक के संपूर्ण प्रदेश पर अपना एक छत्र अधिकार स्थापित कर लिया। परंतु परांतक को अपने शासनकाल के अंत में राष्ट्रकूटों से पराजित होना पड़ा। राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने गंग राज्य को जीतने के बाद चोल राज्य पर आक्रमण किया। तक्कोलम के युद्ध में उसने चोल सेना को बुरी तरह परास्त कर तोंड मंडल पर अधिकार कर लिया। इससे परांतक की प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुंचा। उसका साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया क्योंकि उत्तर तथा दक्षिण के सामंतों ने इस विपत्ति का लाभ उठाते हुए अपनी अपनी स्वाधीनता घोषित कर दी। परांतक के मृत्यु के बाद लगभग 30 वर्षों 955 से लेकर 985 ईस्वी का काल चोल राज्य के लिए दुर्बलता एवं अव्यवस्था का काल रहा। उसके उत्तराधिकारी मंदरादित्य के रोच धार्मिक कार्यों में अधिक थे। उसके मृत्यु के समय 957 ईस्वी के लगभग चोल राज्य अत्यंत संकुचित हो गया। इसके बाद परांतक द्वितीय 957 से 973 ईस्वी राजा बनता है। उसने अपने पुत्र आदित्य द्वितीय को युवराज बनाया। उसने वीर पांड्य को पराजित किया तथा सेना ने सिंघल पर भी आक्रमण किया। परांतक द्वितीय के शासनकाल के अंत तक चोलों ने राष्ट्रकूटों से तोंड मंडलम को जीतकर अपने अधिकार में कर लिया था और यह उसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। तो बच्चों बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम लोग जब अगली बार बात करेंगे तो राजराज प्रथम के बारे में।